नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा के कई नगर निगमों में चुनाव का समय निर्धारित होने के बाद भी सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हो पा रहा है। क्या फरीदाबाद, क्या गुरुग्राम, क्या पानीपत और क्या यमुनानगर, सभी जगह कमोवेश यही हाल देखने को मिल रहा है। फरीदाबाद में तो केंद्रीय राज्य मंत्री भी डेरा डाले रहे, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी दो गुटों में बटी हुई नजर आ रही है। बीजेपी के केंद्र और राज्य के मंत्री आमने सामने आ गए। सवाल उठ रहा है कि बीजेपी के पास बहुमत होने के बावजूद भी आखिर क्या वजह है कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हो पा रहा। क्या पार्टी के अंदर खाने की गुटबाजी ने जोर पकड़ लिया है, या फिर आलाकमान को अपना वर्चस्व साबित करने की होड़ में पार्टी नेताओं में टकराव बढ़ता जा रहा है? क्यों बार बार चुनाव प्रक्रिया स्थगित करनी पड़ रही है, ये सवाल है। तो बहुमत के बाद भी चुनाव क्यों नहीं हो पा रहा? डिप्टी मेयर्स और सीनियर डिप्टी मेयर का ये बड़ा सवाल है। अंदर खाने क्या खींचतान चल रही है? हमने मानेसर नगर निगम में देखा कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए किस तरीके से अहिरवाल की लड़ाई उभर कर सामने आई। दो दिग्गज नेता आमने सामने आ गए, राव नरबीर और राव इंद्रजीत सिंह। अब सवाल यह है कि आगे की सियासत क्या कहती है। बात अगर गुरुग्राम की करें, बात अगर फरीदाबाद की करें, तो कमोवेश यही स्थिति देखने को मिल रही है। पानीपत में भी यही हाल है, यमुनानगर में भी यही हालात हैं। आखिर पार्टी के पास इसका तोड़ है या नहीं, और कंफ्यूजन है तो क्या है? ये तमाम सवाल है जिनके जवाब तलाशेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार विनीत सोइन जी हमारे साथ चर्चा में बने हैं। आप सभी के साथ चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा शुरू। अंग्रेजी में एक कहावत है, मिस फॉर्चून नेवर कम्स एलोन, यानी विपत्ति कई बार एक तरफ से नहीं चारों तरफ से आती है। राजनीति में तो ये कई बार हुआ भी है। प्रदेश में बीजेपी के लिए भी अचानक कई तरफ से चुनौतियां सामने आ खड़ी हुई हैं। दिल्ली में वोट चोरी का संगीन आरोप लगाकर 300 विपक्षी सांसद सड़क पर निकले। इधर सोनीपत से जिला परिषद के सदस्य पैदल यात्रा लेकर चंडीगढ़ जा रहे हैं कि सरकार ने चुनाव से पहले जो 24 वायदे सरकार बनने पर पहली कलम से पूरा करने की बात कही थी, अब उनसे पीछे हट रही है। इससे भी बड़ी मुश्किल ये खड़ी हो गई कि इसी मार्च महीने में जिन 10 नगर निगमों में से बीजेपी ने 9 में बहुमत हासिल किया और मेयर बनाए, उन नगर निगमों में अब सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हो पा रहा। तय समय और प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी ऐन वक्त पर ये चुनाव टल गए। प्रदेश के सबसे पुराने और पहले फरीदाबाद नगर निगम के चुनाव में तो केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर डेरा डाले बैठे रहे और आखिर उन्हें ये कहना पड़ा। कमिश्नर साहब ने नोटिस निकाला था, लेकिन सुबह 11 बजे से लेके 5 बजने वाले 6 घंटे से यहाँ 39 पार्षद चुनाव का इंतजार कर रहे थे। लेकिन कई टेक्निकल कारण है जिससे नहीं हो सकता, लेकिन बहुत जल्दी चुनाव होगा और हमारा लोकतंत्र पे पूरा भरोसा है और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी पे पूरा भरोसा है। गौरतलब है कि प्रदेश में सबसे बड़े बजट वाले और बड़े जिले गुरुग्राम और फरीदाबाद में 11 अगस्त को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव होने थे, वहां नहीं हो पाए। इसी तरह पानीपत और यमुनानगर में भी ये चुनाव टल गए। राजधानी दिल्ली से सटे दोनों बड़े जिलों गुरुग्राम और फरीदाबाद और पार्टी के मजबूत गढ़ जीटी रोड बेल्ट के 2 जिलों पानीपत और यमुनानगर में भी चुनाव नहीं हो सके। हालांकि इन चारों जगह बीजेपी को सदन में बहुमत मिला है। फिर ऐसे क्या कारण रहे कि चुनाव टालने पड़ रहे हैं? मोटे तौर पर इसकी 2 बड़ी वजह सामने आती हैं। एक तो ये कि पार्टी जातीय समीकरणों को देखकर इन 2 पदों पर चुनाव करवाना चाहती है, जबकि स्थानीय बीजेपी नेता अपने समर्थकों और रिश्तेदारों को ये पद दिलाना चाहते हैं। दूसरी बड़ी वजह यह है कि गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे नगर निगमों में हालात ऐसे दिख रहे हैं कि इन 2 पदों के लिए वोटिंग की नौबत आ गई तो पार्टी के हाथ से ये पद निकल सकते हैं। राजनीति में भी तो फैसले हालात को देखकर लिए जाते हैं। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज़। तो नगर निगम के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लगातार टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। आखिर कंफ्यूजन क्या है और बहुमत के बावजूद भी
क्यों चुनाव नहीं हो पा रहा सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का ये सवाल बना हुआ है। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूँ, किस तरह की परिस्थिति अब देख रहे हैं? मानेसर में भी हमने कमोवेश यही स्थिति देखी थी, अब गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत और यमुनानगर की स्थिति क्या कहती है, और कंफ्यूजन है तो क्यों? देखिए स्वरूप, फरीदाबाद में बीजेपी दो गुटों में बटी हुई है। ठीक वैसे जैसे मनेसर में एक राव नरवीर सिंह राज्य में मंत्री है और केंद्र में राव इंद्रजीत, वर्चस्व की लड़ाई है। बीजेपी नेताओं में कौन बड़ा है, जिसका प्रभाव ज्यादा है, किसके पास समर्थक ज्यादा है, ये होड़ है। फरीदाबाद में बीजेपी में गुटबाजी है। पानीपत की बात करूं या गुटबाजी नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है, दो पद है, सीनियर डिप्टी मेयर, डिप्टी मेयर। यहाँ दरअसल दो बंधु ने हैट्रिक लगाई है। अशोक कटारिया तीसरी बार लगातार जीते हैं। वो जो प्रदेश में कैबिनेट मंत्री है कृष्ण पवार, उनके एक तरह से बहनोई है, भाई के दामाद है, परिवार के, वो ज्यादा उम्मीद करें और उनकी छवि भी अच्छी है कि तीसरी बार जीते हैं, इस बार तो उनको पद मिल जाए। ऐसे ही संजीव दहिया है, वो भी तीसरी बार जीते हैं। वो महिपाल ढाडा के लाडले, महिपाल ढाडा के समर्थक माने जाते हैं। महिपाल ढाडा का हाथ उन पर है। ऐसे ही एक तरुण गांधी जीते, हालांकि संगठन में काम करते थे, इस बार उनको वार्ड 20 से मौका मिला, चुनाव जीते। पूर्व सांसद संजय भाटिया के बहनोई लगते हैं, वो परिवार में से। बहनोई और दामाद का रिश्ता तो आप समझ सकते हैं। तो पार्टी चाहती है कि जो जातीय समीकरण है, ताकि आगे चलकर जो चुनाव है या जो मतलब देखिए जातीय समीकरणों को साध कर संतुलन बनाकर राजनीति आगे बढ़ सकती है। पार्टी की ये मजबूरी है, लेकिन जो स्थानीय नेता है वो अपने समर्थकों को, अपने चहेतों को, अपने रिश्तेदारों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जबकि पार्टी की जरूरत दूसरी है। इसके अलावा फरीदाबाद में अगर बीजेपी में गुटबाजी है तो गुरुग्राम की स्थिति है, वहाँ हालात ऐसे हैं क्योंकि वहाँ विपक्षी भी जीते हैं। 36 पार्षद। देवेंद्र मैं आऊंगा आपके पास, आपके पास आऊंगा मैं। थोड़ी वॉइस आपकी कुछ डिस्टर्बिंग आ रही है, मैं लौटूंगा आपके पास। महेश, अब आगे की स्थिति क्या है पार्टी के अंदर? हमने खींचतान देखी, मानेसर में भी देखी, फरीदाबाद में भी यही स्थिति कमोवेश नजर आ रही है। कृष्णपाल गुर्जर डेरा डाले रहे, लेकिन बाद में उनको यह कहना पड़ गया कि टेक्निकल कुछ खामी है। क्या कहती है टेक्निकल खामी? देखिए, अगर इलाका छोड़ दें गुरुग्राम का, फरीदाबाद का और मानेसर का, इन तीन इलाकों को छोड़कर बाकी हरियाणा प्रदेश में जहां भी नगर निगम है वहां कोई ज़्यादा परेशानी भारतीय जनता पार्टी के लिए हो ऐसा है नहीं। हिसार की बात की जाए तो हिसार में डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर को लेकर मीटिंग्स का दौर लगातार चल रहा है और किसी भी वक्त उसका ऐलान करवाया जा सकता है। किसी भी तरह की तकनीकी ना कोई परेशानी है, ना ही पार्टी प्लेटफॉर्म पर किसी तरह की कोई परेशानी है और ना ही कोई आमने सामने की या मुकाबले की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में बन रही है। तो बेहद आसानी से ये फैसला पार्टी को ही करना है, पार्टी ही करेगी। लेकिन तीन इलाकों का अगर छोड़ दे, मानेसर का मैं जिक्र करूं, फरीदाबाद का जिक्र करूं या फिर गुरुग्राम का जिक्र करूं। गुरुग्राम में तो जिस तरीके से राव इंद्रजीत और राव नरवीर आमने सामने खड़े हैं, और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आमने सामने खड़े हो। आप इनके अतीत को झांकने की कोशिश करेंगे तो जब भी इनके अतीत के पिछले पन्ने पर आप जाएंगे, आपको राव इंद्रजीत और राव नरवीर सिंह आमने सामने नजर आएंगे। भले ही एक ही पार्टी पर जो है ये राजनीति कर रहे हो, एक ही पार्टी के साथ राजनीति कर रहे हो। और इससे पीछे भी आप जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी से इधर जब कांग्रेस पार्टी में भी थे तब भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिलती थी। और कुछ और नेता ऐसे हरियाणा प्रदेश में हैं जो एक ही पार्टी में होकर जो है टकराव की स्थिति झेलते रहते थे। चाहे अगर अतीत की बात करें तो कांग्रेस पार्टी में रहकर किरण चौधरी और धर्मवीर सिंह जो कि अब एक ही पार्टी में पहुंच चुके हैं, पहले एक ही पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी में थे, अब दोनों भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। तो ऐसे में ये जो मुकाबले की स्थिति है पहले भी देखने को मिली थी, अब भी देखने को मिल रही है। तीन इलाकों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। और इन तीन इलाकों में भी अगर राव इंद्रजीत को दरकिनार भारतीय जनता पार्टी करती है तो राव इंद्रजीत थोड़ा पीछे हटने लगते हैं और एक तरीके से झटका दक्षिण हरियाणा के इलाके में भारतीय जनता पार्टी को कभी भी वो दे देते हैं। किसी भी मंच पर एक छोटा सा झटका जो है राव इंद्रजीत की तरफ से दे दिया जाता है। डिनर डिप्लोमेसी हमने देखी, बाद में उन सवालों को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री तक को आमंत्रित किया गया। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी
की दूसरे नेताओं को आमंत्रित करने की मजबूरी जो है आरती राव और राव इंद्रजीत के सामने खड़ी थी। तो ऐसे में झटका देने में माहिर रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह और अब भी झटका वो दे सकते हैं पार्टी को। तो ऐसे में यहाँ परिस्थितियां एक तरीके से एक 3 इलाकों को छोड़कर, जैसा मैंने जिक्र किया, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को कहीं कोई परेशानी नहीं है। उससे भी बड़ी बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी किसी जल्दबाजी में नहीं है। कोई नफा नुकसान डिप्टी सीनियर मेयर या डिप्टी मेयर बनाने से कोई नफा नुकसान किसी भी तरह का भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। उन्हें नहीं लगता कि बना देंगे तो कोई फायदा मिलने वाला है और नहीं बनाएंगे तो कोई नुकसान होने वाला है, बल्कि थोड़ा फायदा और राहत आप इस बात की करें कि सबको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी शायद उन्हें मौका दे तो कम से कम नाराजगी का जो स्तर है वो कम है। किसी एक को मौका मिलेगा तो बाकी नाराज होंगे। और बीजेपी को ये बिल्कुल नहीं लगता कि इन्हें बना देने से, यानी सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर बना देने से भारतीय जनता पार्टी को तात्कालिक कोई फायदा होने वाला है। जब कोई फायदा होता दिखेगा उस पर ये फैसला लेने में भी देर नहीं लगाएंगे। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक बातचीत का दौर चल रहा है और 3 इलाकों को छोड़कर वहां मुकाबले की स्थिति नजर आएगी। बाकी जगहों पर बीजेपी को खुद ये घोषणा करनी है, वो कर देंगे। ठीक है वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले देवेंद्र, बात की जाए पानीपत की, यमुनानगर की, क्या कुछ स्थिति नजर आती है आपको? आप कंक्लूड करें इस पर, फिर मैं वीरेंद्र जी के पास जा रहा हूं। देखिए सौरभ, 11 अगस्त के लिए प्लान था। हालांकि कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था कि चुनाव हो रहा है, लेकिन अंदर खाते माना जा रहा था। और कमिश्नर साहब भी वही करते हैं जो सरकार चाहती है। और सरकार किसकी है? बीजेपी पार्टी की। संगठन और सरकार को तय करना है कि किस तरीके से स्थितियां बने। पार्टी जो चाहती है वैसा उस मुताबिक हो, चूंकि फैसले हमेशा हालात के हिसाब से लिए जाते हैं। यहाँ पानीपत के नगर निगम की स्थिति है कि 2 पद है, 5 से 6 दावेदार हैं, मजबूत है। उन 2 में से किसका चुनाव किया जाए? तो फैसला ये हुआ, पहले फाइनेंस कमेटी और कॉन्ट्रैक्ट कमेटी का चुनाव करवाया जाए। वो कल होना था, वो भी नहीं हो पाया, वो भी रोक दिया गया। कमोबेश यही स्थिति यमुनानगर में। जीटी रोड बेल्ट के दोनों मजबूत जिले यमुनानगर और पानीपत दोनों औद्योगिक क्षेत्र हैं, जहां सरकार को बहुत सारा रेवेन्यू जाता है और बीजेपी का गढ़ रहे हैं। पानीपत में तो इस बार चारों की चारों सीटें विधानसभा की बीजेपी ने जीती है। यमुनानगर की स्थिति बेहद अनुकूल है, लेकिन पार्टी जो चाहती है वैसा भी नहीं हो रहा है, इसलिए डिले हो रहा है। ठीक है वीरेंद्र जी, किस तरह की स्थिति देख रहे हैं? क्या कुछ लग रहा है पूरी परिस्थिति को देखकर? गुरुग्राम के समीकरणों को समझें, फरीदाबाद के और मानेसर के, जो महेश ने भी कोट किया कि अगर इन तीनों को छोड़ दें और इनको समझने की अगर कोशिश करें इन कंपैरिजन टू पानीपत और यमुनानगर, क्या कुछ नजर आता है? क्या कुछ कहते हैं समीकरण? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को निकाय चुनाव में बहुमत मिला, जनता ने विश्वास किया, मतलब तीसरे इंजन की सरकार बनी, तो उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी में जो एक अनुशासन है, जो अनुशासन दिखाई देना चाहिए था, वो दिखाई नहीं दे रहा। ये पार्टी के स्तर पर कहीं ना कहीं कमी है, चूक है। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको कोई प्रदेश अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं है। संगठन मंत्री की बहुत जिम्मेदारी होती है। अब चाहे मानेसर में हुआ, कोई ये अच्छा संदेश नहीं किया कि पार्षद को नेपाल ले गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जो है वो नेपाल जाएं, वहां नेपाल में रखा गया उनको, चुनाव के दिन आए। तो ये चाहे अब गुरुग्राम की बात हो, फरीदाबाद की बात हो, पानीपत की बात हो, ये तो पहले से तय था। अगर फरीदाबाद में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को ये कहना पड़ता है कि हमें लोकतंत्र में विश्वास है, हमें मुख्यमंत्री पर विश्वास है, तो समझा जा सकता है कि पार्टी में वहां गुटबाजी तो है ही है। विपुल गोयल और राजेश नागर का एक ग्रुप है और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का अपना ग्रुप है। तो एक वो अजय बांसला को चाहते हैं कृष्णपाल गुर्जर, और पार्षदों का भी उसमें राय है। अगर आप पार्षदों पर छोड़ देंगे, जो पार्षद चाहते हैं, तो कोई समस्या नहीं है जी। अगर पार्टी अपने ढंग से उन पर थोपेगी, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर थोपेगी, तो इससे उनमें प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। कोई इससे अच्छा संदेश नहीं जाता, चाहे बात पानीपत की हो या यमुनानगर की हो, चाहे रोहतक की हो। तो एक बात है कि पार्टी ने ऑब्जर्वर भी मान लिए, फरीदाबाद में तो ऑब्जर्वर भी गए, तो ऑब्जर्वर की क्या ड्यूटी थी? ऑब्जर्वर का यह फर्ज था कि वो चुनाव करा के आते। पार्टी ने जिस उनको आशय के लिए भेजा था, जिस मकसद के लिए भेजा था, वो पूरा नहीं हुआ। ये बात ठीक है कि क्यों, देखिए वहां 2 गुट थे, दोनों गुट बड़े शक्तिशाली हैं जी, तो उनमें तालमेल बिठाना ये ऑब्जर्वर का काम था, और ऑब्जर्वर उसमें सफल नहीं हो पाए जी। तो एक बात है कि पार्टी में जो एक अनुशासन होना चाहिए था वो नहीं है, और यही स्थिति देखिए यमुनानगर में भी है, रोहतक में भी है, और ये पानीपत में भी है। अगर पार्टी के संगठन के स्तर पर पहले ही फैसला हो जाए
और पार्षदों को विश्वास में लिया जाए, पार्षदों की बात सुनी जाए, पार्षदों का की जो राय है वो ली जाए जी। और पार्टी क्या सोचती है, देखिए पार्टी तो जातिगत समीकरण के हिसाब से सोचती है और पार्षद क्या सोचते हैं, तो एक अगर तालमेल सहमति बनाने का प्रयास किया जाए तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अगर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव लंबे समय तक चल भी जाए, पार्टी को कोई फर्क नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी का सब जगह बहुमत है, पार्टी को कोई खतरा नहीं है। लेकिन जो एक अनुशासित पार्टी की छवि बनी हुई है उसको आघात लगता है। अगर भारतीय जनता पार्टी में ऐसे गुटबाजी हो जाएगी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में फिर क्या अंतर रहा? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी बहुत स्तर पर है, हाँ, लेकिन एक है कि कांग्रेस में लोग खुलम खुला बोलते हैं, चुनौती देते हैं। भारतीय जनता पार्टी में पर्दे के पीछे की राजनीति होती है, सामने कोई नहीं बोलता, सामने सब अनुशासन का एक पार्ट है, अनुशासन का दिखावा करते हैं और पीठ पीछे जो है सब अपने अपने खेल चलते हैं, शतरंजी चाले चलते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में भी व्यापक स्तर पर अनुशासन की आवश्यकता है और ऐसी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष की आती है और संगठन मंत्री की आती है। तो ऐसे में लगता है कि संगठन में कहीं ना कहीं चूक है, समन्वय का अभाव है, जो जब तक ऐसा अनुशासन पार्टी में नहीं बनेगा जिसकी कल्पना की जाती है तो पार्टी को आघात ही लगेगा। वीरेंद्र जी, सवाल यह है कि प्रदेश अध्यक्ष संगठन मंत्री का भी आप जिक्र कर रहे हैं, ऐसे में सवाल यह है कि आलाकमान के आगे भी क्या कोई बड़ी चुनौती बन सकते हैं ये अंदर खाने की गुटबाजी? क्योंकि गाहे बगाहे जो महेश ने भी जिक्र किया, देवेंद्र भी बता रहे हैं कि डिनर डिप्लोमेसी देखिए, उसके बाद खुद मुख्यमंत्री को पहुंचना पड़ा। कुछ ऐसे मामले रहे हैं जहां पर सीएम सैनी खुद भी खुलकर नहीं बोल पाते, चाहे वो अनिल विज की बात हो या फिर राव इंद्रजीत सिंह की बात हो, राव नरवीर सिंह की बात हो। एक बड़ा वो आधार रखाते हैं, जनाधार, ये जो दिग्गज नेता हैं। ऐसे में क्या कोई बीच की गुटबाजी का कोई समाधान या तोड़ निकाल पाएगी पार्टी, या फिर अपनों को पद दिलाने की जो एक होड़ सी मची हुई है पार्टी के अंदर, ये आने वाले समय में और धार और रफ्तार पकड़ती नजर आएगी? देखिए, पार्टी ने जगदीप धनखड़ जी के मामले में भी सबक सीखा और इस सतपाल मलिक के मामले में भी देखा और हरियाणा के संदर्भ में देखें चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे के बारे में भी पार्टी ने क्या अनुभव लिया। तो एक पार्टी को लगा कि समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को ही आगे बढ़ाया जाए। जो दूसरे दलों से लोग स्वार्थवश आ जाते हैं, उनके आने से अगर उनको महत्व मिलता है तो जो निष्ठावान कार्यकर्ता है उनमें निराशा होती है। तो ऐसे में पार्टी अब संगठन के प्रति जो समर्पित हैं ऐसे लोगों को आगे लाना चाहती है, लेकिन प्रदेश नेतृत्व तो इस मामले को हल करने में सक्षम है। ऐसी बात नहीं है, केंद्र के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और केंद्र भी नहीं चाहेगा कि वो हर मामले में खुद जो है हस्तक्षेप करे। वो प्रदेश इकाई को ही जो स्वतंत्र जो है अधिकार देता कि प्रदेश इकाई अपने में सक्षम बने। तो ऐसे में, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली हो, उनका कद इतना बड़ा नहीं है कि वो बड़े नेताओं के सामने लड़ सकें, अपनी बात कह सकें। बिल्कुल। और हालांकि देखिए केंद्रीय नेतृत्व उनके साथ है, इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये कमी लगती है, प्रदेश के स्तर पर कमी लगती है। प्रदेश के 3 महामंत्री हैं, संगठन मंत्री अलग से हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और छोटी टोली की बैठकें भी होती रहती। मतलब छोटी टोली की बैठकों के बाद जो निर्णय होना चाहिए था तो उसको लागू करना चाहिए। तो पार्टी का एक संगठनात्मक ढांचा बना हुआ है, उस ढांचे के अनुसार जो विचार विमर्श होता है, यानी कि सूचना के बाद सोचना मना है। तो ऐसे में अगर पार्टी का संदेश कार्यकर्ताओं तक, संगठन के अन्य नेताओं तक, मंत्रियों तक, विधायकों तक जाएगा तो एक पार्टी में जो अनुशासन की रीति नीति चली आ रही है तो उसका पालन होगा। नहीं तो फिर कांग्रेस भी की तरह भारतीय जनता पार्टी भी बन जाएगी, भारतीय जनता पार्टी में भी लोग बेलगाम हो जाएंगे। तो ऐसे में अगर इसका देखिए, चाहे गुड़गांव का मामला हो, मानेसर का हो, फरीदाबाद का हो, तो इससे कोई अच्छा संदेश नहीं जा रहा पार्टी के लिए। ये चिंता पार्टी के नेताओं को भी है जी, पार्टी के नेताओं को भी लग रहा है। अब प्रदेश प्रभारी की क्या भूमिका? प्रदेश प्रभारी तो कहीं दिखाई दे नहीं रही, सतीश पूनिया। तो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष जो है और संगठन मंत्री है, उनकी जिम्मेदारी आती है कि मुख्यमंत्री के साथ, छोटी टोली के साथ बैठकर तय करें कि किस स्थान पर किस जाति विशेष को महत्व देना है, किसका मेयर बनना है, किसका सीनियर डिप्टी मेयर बनना है, किसका डिप्टी मेयर बनना है और किसको समितियों का सदस्य बनाना है। ये पार्टी के जिला स्तर के प्रभारी भी होते हैं, छोटी टोली भी है, पार्टी अपना के नाम जिला इकाई नाम भेज देती है। तो ऐसे में फैसला तो प्रदेश इकाई को करना है और प्रदेश इकाई के जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें चाहे संगठनात्मक गतिविधियों के कारण समय नहीं मिल पा रहा या कोई भी कारण रहा हो तो उनको इसकी ओर प्राथमिकता देनी चाहिए, नहीं तो पार्टी के लिए एक तरह की एक चुनौती उभर कर आएगा। देवेंद्र, सवाल है और वो सवाल बेहद अहम है। मैं आपके पास आऊँ लेकिन उससे पहले महेश से उसका कोट ले लेते हैं। महेश, अब जो खींचतान की स्थिति हमने मानेसर में देखा, हालांकि राव नरवीर सिंह
उस स्थिति में अंदर खाने अपने ही लोगों को, ये खबरें भी चलने लगी कि अपने ही लोगों को दिलाने में कामयाब रहे, लेकिन राव इंद्रजीत का विस्फोटक स्थिति नहीं देखी गई, वो कहीं ना कहीं साइडलाइन हो गए। ऐसे में क्या वो नाराज़गी आने वाले समय में और दिग्गज नेताओं में भी देखी जा सकती है? जो क्या उसे नाराज़गी कहा जा सकता है, या फिर ये कहा जा सकता है कि अपनी अहम के चलते वो साइडलाइन हुए? जो राव इंद्रजीत जो हैं वो साइडलाइन हुए, राव नरबीर के कुछ लोगों को आगे बढ़ाया गया, ये भी खबर है। देखिए, सबसे बड़ा तो मूल सिद्धांत समझ लीजिए, हाल फिलहाल जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति, मौजूदा स्थिति बनी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी दबाव में कोई काम नहीं करती। दबाव में आप भारतीय जनता पार्टी से कोई फैसला नहीं करवा सकते। तो ये जो मूल सिद्धांत है, ये मुझे लगता है कि राव इंद्रजीत भी अब समझने लगे हैं। किस मौके पर किस तरह का झटका पार्टी को देना है, ये राव इंद्रजीत जानते हैं। चाहे वो किसी रैली का मंच हो, फिर चाहे वो चुनाव की स्थिति हो, अगर राव इंद्रजीत को लगता है कि उनसे सलाह मशवरा नहीं किया गया, उनके मन मुताबिक पार्टी ने फैसला नहीं किया, टिकटों में उनकी राय नहीं मांगी गई, या टिकटों के फैसले में उनकी राय को दरकिनार कर दिया गया, फिर वो अपने तरीके से झटका देना भी जानते हैं। और नगर निगम चुनावों के दौरान भी वो झटका एक तरीके से दे चुके हैं। हालांकि ये घोषित नहीं है, अघोषित ही आप मानिए, लेकिन इशारों में अगर समझें तो कहानी समझ में आएगी कि राव इंद्रजीत को नाराज करके दक्षिण हरियाणा के इलाके में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका झेलना पड़ सकता है। और यही वजह है कि डिनर डिप्लोमेसी से जो बात शुरू हुई थी नायब सिंह सैनी के रैली के एक मंच पर, जब उन्होंने कहा कि ये दक्षिण हरियाणा की या किसी इलाके की सरकार नहीं है, ये 36 बिरादरी की सरकार है, ये किसी जाति विशेष की सरकार नहीं है, ये पूरे हरियाणा के लोगों की सरकार है। लेकिन राव इंद्रजीत कुछ और सुनना चाहते थे, जो कि नायब सिंह सैनी ने नहीं क्या कहा। वहीं से ये बात शुरू हुई थी। उसी के बाद डिनर डिप्लोमेसी से होती हुई इस पूरे घटनाक्रम को खत्म करने के लिए, दी एंड करने के लिए मुख्यमंत्री को पहुंचना पड़ा था अपनी पत्नी के साथ। इसके अलावा अरविंद शर्मा को भी अपनी पत्नी के साथ वहां पर डिनर डिप्लोमेसी को खत्म करने की कोशिश में देखा गया। तो ये मानकर चलिए कि राव इंद्रजीत की अनदेखी जब भी होती है, राव इंद्रजीत झटका देते हैं, चाहे वो घोषित हो चाहे वो अघोषित हो। तो ऐसे में यहां राव इंद्रजीत कभी चुप्पी भी अगर साध लेते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि उसका रिवर्स बैक आएगा। हो सकता है कि थोड़े अंतराल के बाद आए। राव इंद्रजीत की अनदेखी जब भी की गई, चाहे वो कांग्रेस पार्टी में हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हो, अनदेखी का झटका रिवर्स बैक जरूर देते हैं। और यहां भी अगर किसी भी तरह की अनदेखी राव इंद्रजीत की गई तो उसका रिवर्स बैक आएगा ही। ये उनका अतीत रहा है। देवेंद्र, अब सवाल ये कि घमासान बढ़ेगा या थमेगा? जो तारीखें जो बढ़ती जा रही हैं, तारीख पर तारीख टाली जा रही हैं सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर, इस पर क्या थमेगा ये घमासान, या फिर इस तरीके की अंदरूनी खींचतान आगे भी देखने को मिलती रहेगी? थमेगा तो तारीख क्या कुछ आगे आ पाएगी? कुछ संभावित है, कुछ अनुमान लगा सकते हैं हम? देखिए सौरभ, 60 दिन के अंदर, जब क्योंकि डायरेक्ट चुनाव होता है मेयर का, उसके बाद सदन जब बन जाता है, नगर निगम एक्ट जो कहता है, जो मौजूदा जो प्रभावी है, नगर निगम एक्ट के मुताबिक ये है कि मेयर डायरेक्ट चुना जाएगा, सदन चुनकर आ गया, शपथ ग्रहण होगी, उसके 2 महीने के अंदर 60 दिनों के अंदर सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव करवाना होता है। ये प्रावधान है। भले ही इसकी अनदेखी हुई है। मैं आपको बताऊं, 2019 का दिसंबर में जो चुनाव हुआ था पानीपत नगर निगम, और 5 जगह पे हुआ था, पानीपत, हिसार, रोहतक, करनाल, यमुनानगर हुआ था, दिसंबर 2019 का चुनाव जी। उसमें 2 साल के बाद सीनियर डिप्टी मेयर पानीपत में बने थे, और जगह भी बने थे। 2 साल, जो काम 2 महीने में होना चाहिए था, वो 2 साल बाद हुआ, क्योंकि कभी हाईकमान को फुर्सत नहीं है, कभी कोई कारण, कभी चुनाव आ गए। अभी मार्च में 2 मार्च को पूरे हरियाणा में नगर निगम के चुनाव हुए थे, नगर पालिका के। 9 मार्च को लास्ट में पानीपत के, 12 मार्च को साइमल्टेनियसली सब जगह एक साथ रिजल्ट आए थे। तो 12 मार्च को सदन बन गया, चुन कर आ गए। उसके 2 महीने देखे तो मार्च के बाद अप्रैल मई तक जाना चाहिए था, लेकिन अब तो अगस्त आ गया। 2 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है, 4 महीने से भी ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी नहीं। लेकिन पिछली बार का अनुभव देखें तो 2 साल के बाद सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव हुए थे, पानीपत नगर निगम, बाकी जगह भी। तो सरकार के पास, संगठन के पास समय है, लेकिन शायद इसलिए ये सब हो रहा है क्योंकि हाईकमान इस बार व्यस्त है। जो मामला दिल्ली में चल रहा है, दिल्ली में वोटर लिस्ट को लेके फर्जी वोटर, पात्र वोटर, अपात्र वोटर का जो एक घमासान छिड़ा है, हाईकमान का सारा ध्यान अब संसद पर है। शायद ये क्योंकि स्टेट लीडरशिप कर सकती है, लेकिन सारा अप्रूवल जो है, पूरी अंतिम जो फैसला है वो ऊपर से है, और बीजेपी हाईकमान दिल्ली में ही उलझ गया है संसद में। इसलिए मेरे को लगता है ये मामला अब लंबा खींचेगा। ठीक है वीरेंद्र जी, लास्ट कमेंट में आपसे चाहूंगा, जातीय समीकरण का ध्यान रखा जाएगा,
अंदरूनी जो खींचतान है उसको किस तरह से कम किया जाए। अपनों को पद दिलाने की होड़ तो देखने को मिल ही रही है। अब इसमें बैलेंस बनाना पार्टी के आगे है, किस तरह से बैलेंस आगे बन सकता है, क्या कुछ आने वाले समय में देखने को मिलेगा शॉर्ट में सर? देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि पार्टी किसी दबाव में नहीं झुकेगी। पार्टी के स्तर पर जो निर्णय होगा उसके बाद उस निर्णय को बदला नहीं जाता। अब जातिगत समीकरण के हिसाब से प्रदेश की टोली क्या फैसला करती है तो ये उस पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात है कि विधायक जो पार्षद हैं उनकी राय अवश्य ली जाएगी, लेकिन फैसला पार्टी हाईकमान का होगा। तो ऐसे में कोई विरोध करने की स्थिति में नहीं होगा। और एक बात है कि पार्टी में जो एक अनुशासन की परंपरा है उसको कायम रखा जाएगा, क्योंकि लगता है कि अगर पार्टी में अनुशासनहीनता बढ़ी तो इसका परिणाम आगे चलकर भयंकर हो सकता है। तो ऐसा नहीं लगता कि पार्टी हाईकमान के लिए चुनाव कोई चुनौती बनने वाले हैं। हाँ, एक बात है, कुछ समय के लिए ये पार्टी के लिए संकट अवश्य बना है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बहुमत तो है लेकिन चुनाव नहीं हो रहा। सवाल सीधा सा और जवाब भी सीधा सा क्लियर है कि अंदरूनी खींचतान पार्टी के नेताओं के अंदर बनी हुई है। अब पार्टी के अंदरूनी खींचतान को प्रदेश स्तर का नेतृत्व किस तरह से साधेगा और कब गुरुग्राम, फरीदाबाद और पानीपत और यमुनानगर में ये सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव हो पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।